अगस्त 2022 में किस राज्य ने विद्या रथ ऑन व्हील परियोजना को शुरू किया? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को भी शुरू किया है। तो इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वंचित बच्चों को 10 महीने की अवधि के लिए प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और 10 महीने के बाद उन्हें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में एकीकृत कर दिया जाएगा। तो इस परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील, यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा, असम से आपको याद आएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड को लॉन्च करने वाला सबसे आखिरी राज्य यही बना था। और अभी असम सरकार ने ही स्वनिर्भर नारी योजना को शुरू किया था बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला असम ही पहला राज्य बना था। और अभी असम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया रतन टाटा जी को। आपको याद है, पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहां पे किया गया था? असम में। और भारत का पहला ई फिश बाजार एप्लीकेशन फिश वाले ये असम में ही लॉन्च हुआ था। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये असम में ही शुरू हुआ था। कैपिटल इसकी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, जो कि अभी फिर से बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए थे। और गवर्नर कौन है यहाँ के? जगदीश मुखी हैं। चलो बताओ, हाल ही में मोक्ष धाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने मोक्ष धाम योजना शुरू की है। तो इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में मोक्ष धाम बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा परंपरागत रूप से प्रयोग में लाए जा रहे शमशान घाटों में नई सुविधाएं विकसित करके इन्हें सनातन परंपरा के अनुरूप सुंदर बनाया जा रहा है, ताकि शव के दाह संस्कार में परिजन परेशानी मुक्त प्रक्रिया का अनुभव कर सकें। अच्छा, मोक्ष धाम योजना, यहाँ से एक योजना आपको याद आनी चाहिए। कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, राजस्थान ने मोक्ष कलश योजना को शुरू किया था। और उसमें क्या था? जिनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजन उस व्यक्ति के अस्थियों के विसर्जन के लिए हरिद्वार जाते हैं। तो उस परिवार के 2 जनों को फ्री में रोडवेज बस सुविधा प्रदान करेगी राजस्थान की सरकार इस मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत। अभी अगस्त 2022 में HPCL ने किस राज्य में अपनी गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो याद रखना, भी HPCL ने राजस्थान के सांचौर में अपनी गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना को शुरू किया है। तो ये अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत HPCL की पहली परियोजना होगी। प्लांट में बायोगैस के उत्पादन के लिए प्रतिदिन 100 टन गोबर का उपयोग किया जाएगा और फिर उसका उपयोग मोटर वाहन ईंधन के रूप में किया जा सकता है। परियोजना को गोबरधन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। अच्छा, क्या आप बता सकते हो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित होगा? तो आंसर करना, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहां पे एशिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया था? तो इंदौर में। और कुछ समय पहले की बात है, KVIC ने गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट को बनाया था, जिसका एम्बेसडर बने थे हमारे सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। और अगर आपसे पूछे कि देश का पहला बायोगैस से चलने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहां पे लॉन्च किया गया? मुंबई में। वैसे HPCL के CMD कौन है? पुष्प कुमार जोशी हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने परिवार कल्याण कार्ड योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो इस योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं बचेगा, क्योंकि राज्य सरकार प्रदेश में बेरोजगारी की दर जानने के लिए आधार कार्ड की तर्ज पर परिवार कल्याण कार्ड जारी करेगी। इस कार्ड पर आधार कार्ड की तरह ही 12 डिजिट नंबर होंगे, जिससे सरकार बेरोजगारी के आंकड़े जान सकेगी। इस योजना में उत्तर प्रदेश में हर घर से परिवार के एक सदस्य को रोजगार से जोड़ा जाएगा। चलो मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश के जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं 1 फैमिली 1 जॉब योजना किसने शुरू की थी? तीसरा प्रश्न है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला आखिरी राज्य कौन सा बना था? किस राज्य ने 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की थी? तो ये 4 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, उनके उत्तर दो आप लोग। और परिवार से याद आएगा एक डे, इंटरनेशनल फैमिली डे। यह मनाते हैं 15 मई को, जबकि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है 16 जून को। तो याद रखना है सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। अभी अगस्त 2022 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी।
अभी उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया है। तो इस योजना के तहत 8 से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग के राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपए हर महीने खेल छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे, स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाएंगे। तो हर साल 3900 खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिनमें से 1950 लड़के हैं और 1950 लड़कियां शामिल हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अगस्त 2022 में किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी झारखंड सरकार ने टेक कंपनी सेटलमेंट के सहयोग से ब्लॉकचेन सिस्टम के आधार पर किसानों को बीज वितरित करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही झारखंड कृषि क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रणाली, ब्लॉकचेन सिस्टम को लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। ये याद रखना। उद्देश्य क्या है ऐसा करने का? पारदर्शी तरीके से बीजों और अन्य योजनाओं के वितरण को सक्षम बनाना, मतलब ट्रांसपेरेंसी लाना। चलो 2 प्रश्न मैं आपसे इसी से संबंधित पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने ही किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रमाण पत्र को जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। चलो बताओ, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछे वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि सभी को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो बना था राजस्थान। और उस योजना का नाम क्या है? चिरंजीवी योजना। लेकिन याद रखना, इसमें अब बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया है। और बताओ, इथेनॉल नीति को रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और अभी सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? गुजरात। अच्छा बताओ, किस राज्य का है जामताड़ा जिला जो हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया? ये आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा। देखो, झारखंड की कैपिटल रांची हो गई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, यहां से एक पॉइंट और याद रखना, अभी प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया था। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तंबाकू नियंत्रण के लिए अभी किस राज्य को पुरस्कृत किया था? तो आंसर होगा झारखंड को ही। और झारखंड के रांची से एक योजना शुरू हुई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है और कई बार हमने पढ़ी है, आयुष्मान भारत योजना। ये रांची से शुरू हुई थी, कब? 23 सितंबर 2018 को। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 में किस शहर में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की गई? तो आंसर होगा पुणे में। तो अभी हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महाराष्ट्र के पुणे में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को शुरू किया है। इस बस को किसने बनाया? CSIR और निजी फर्म KPIT ने। अब आप मुझे पहले ये प्रश्न का उत्तर दो, CSIR के अभी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी थी? बाकी अगर हम इसमें बात करें तो फ्यूल सेल ये हाइड्रोजन और वायु यानी कि एयर का इस्तेमाल करके बिजली उत्पन्न करता है, जिससे बस को शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। ये पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब इसमें से ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं उसका उत्सर्जन नहीं होता। चलो कुछ प्रश्न अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न होंगे, सुनते जाना और उत्तर देते जाना। तो बताओ, देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस अभी कहां पे शुरू हुई? तो आंसर होगा मुंबई में। आपको याद है उड़ीसा की सार्वजनिक परिवहन सेवा है मो बस, उसको अभी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, जिसमें क्या होगा, राज्य की महिलाओं को वहां की जो सरकारी बसें होती है उसमें किराए में 50% तक की छूट मिलेगी। और डिजिटल टिकट सिस्टम से लैस बस सर्विस ये शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत ये कौन बनाएगा? तो आंसर होगा कोचिन शिपयार्ड। और अगर आपसे पूछे भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे बनेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? असम में। और अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? तो ये साउथ कोरिया में।
और अगर आपसे पूछे कि अभी दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया था? दुबई में। अच्छा, एक प्रश्न आप मुझे बता दो, ये साइंस का प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन। याद नहीं था तो इसे लिख लेना, मैंने बताया एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बढ़ते आगे। चलो बताओ, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप है दिगंतारा। वे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला को स्थापित करेगा, जिसके जरिए धरती की परिक्रमा कर रही 10 सेंटीमीटर आकार की वस्तुओं पर भी नजर रखी जा सकेगी। कहां पे, याद रखना, कहां पे स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। ये जो वेधशाला है ये भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि को ट्रैक करने में मदद करेगी, जिसमें अंतरिक्ष मलबे और क्षेत्र पर मंडराने वाले दुश्मन देश के सैन्य उपग्रह शामिल हैं। फिर बताइए, कौन सा राज्य पहली बार राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है। इसे सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर विकसित किया जाएगा। ये युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा और उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के पेशेवर कौशल प्रदान करेगा। इसके अलावा ये छात्रों और शिक्षकों दोनों को आवास और कई अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा। देखो, कैपिटल क्या है इसकी? लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। यहीं पे सिडबी का हेडक्वार्टर मिलेगा। हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। फिर आपने पढ़ा था भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खोली गई? तो आंसर होगा लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ? लखनऊ में। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। इनके ऊपर बुक आई थी अभी जिसका नाम है द मूंग वू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। किसने लिखा? शांतनु गुप्ता ने। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। फिर अभी हमने पढ़ा था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी, ये बनी है उत्तर प्रदेश का वाराणसी 2022-23 के लिए। और वाराणसी से आपको क्या याद आया? कि रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर है वाराणसी। अभी अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया है, उसका नाम आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा सुपर वासुकी। तो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय रेलवे ने अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया और इसका नाम रखा है सुपर वासुकी। इसका परिचालन साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से किया गया। लंबाई की बात करेंगे तो 3.5 किलोमीटर लंबी है। टोटल डब्बे देखोगे तो 295 इसमें डब्बे आपको मिलेंगे। एक्चुअली में इस मालगाड़ी ने अभी 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा और नागपुर के राजनांद गांव के बीच में 27,000 टन कोयले को लेकर के सफर किया। इसे 6 इंजनों से खींचा गया था और इसी दौरान इसमें बताया गया कि एक स्टेशन से गुजरने में लगभग इसने 4 मिनट का समय लिया, इतनी लंबी थी ये। रेलवे के अनुसार 5 सामान्य मालगाड़ियों को मिलाकर के इस सुपर वासुकी को तैयार किया गया। अच्छा, सुपर वासुकी से आपको जरूर याद आएगा 2021 में 5 मालगाड़ियों को जोड़कर के एक ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था वासुकी, पर वो खाली चलाई गई थी, ये भरी चलाई गई है। देखो, रेलवे की बात है तो आपको याद आएंगे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? विनय कुमार त्रिपाठी बन गए। चलो मुझे बताओ, अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने? तो आंसर होगा श्रेयस होसुर। और बताओ, अभी भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया था? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास के साथ में। और आप जानते हो गुजरात का जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के क्या कर दिया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। और रेल मंत्रालय बताओ देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां पे बनाएगा? किशनगंज दिल्ली में। और भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये किस शहर में बन रहा है? तो आंसर होगा सूरत में। और कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था, उसका नाम क्या है? कवच। मतलब क्या हो गया? अगर एक ही पटरी पे आमने सामने ट्रेन आ जाती है तो टकराने से बच जाएंगी इस स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के होते हुए। टोटल रेलवे जोन 18 है। 18वें का मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापत्तनम में। चलो आप मुझे बताओ, वडोदरा में जो आपको रेल यूनिवर्सिटी मिलेगी उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? हम बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अगस्त 2022 में किस भारतीय नौसेना जहाज के द्वारा अपनी तरह के पहले समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया?
तो आंसर होगा आईएनएस कर्ण। तो अभी 18 अगस्त 2022 को आईएनएस कर्ण में जो वाइस एडमिरल हैं विश्वजीत दास गुप्ता, उनके द्वारा अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। तो आईएनएस कर्ण इस तरह की सुविधा स्थापित करने और उपयोग करने वाली नौसेना में पहली और देश की एकमात्र सैन्य इकाई है। आईएनएस विक्रांत के बारे में तो आप जानते ही हो, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है ये। और आईएनएस ध्रुव के बारे में आप जानते हो, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है ये। और आईएनएस राजपूत ये भारत का पहला विध्वंसक जहाज था जिसे विशाखापत्तनम से डीकमीशन कर दिया गया। अच्छा, ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? आईएनएस विराट को कहा जाता है। इसे हमने इंग्लैंड से लिया था, इसे भी डीकमीशन कर दिया अभी। अच्छा, हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। वैसे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। और एयरफोर्स डे कब बना थे? 8 अक्टूबर को। और अभी आर्मी चीफ नए बने थे, क्या नाम है उनका? मनोज पांडे। और आर्मी डे 15 जनवरी। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताओ, अभी हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का एक नया तरीका खोजा? तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। तो अभी आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प का उत्पादन करने के लिए एक नया तरीका खोजा है। गन्ने की पेराई के बाद निकलने वाले बगास से चीनी का विकल्प जाइलिटोल तैयार किया जा सकता है। तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अल्ट्रासाउंड की मदद से फर्मेंटेशन का एक नया तरीका विकसित किया है। उनका दावा है कि इस तरीके से तैयार किया गया जाइलिटोल चीनी का सुरक्षित विकल्प है। इसका नाम याद रखना, जाइलिटोल चीनी। जाइलिटोल ये एक तरह का शुगर अल्कोहल है जिसे प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। इसका जो प्रभाव है ये डायबिटीज रोधी और मोटापा रोधी होता है। ये दांतों में कैविटी बनने से भी रोकता है, मतलब काफी अच्छा है। अब आपने न्यूज पढ़ लिया है, अब आपके लिए कुछ प्रश्न आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। बताओ, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? आंसर होगा क्यूबा को। भारत में पूछेंगे तो किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश से आपको याद आएगा अगर डेली करंट अफेयर्स बिल्कुल ध्यान से पढ़ते होंगे तो। अभी उत्तर प्रदेश ने गन्ना किसानों के लिए एक योजना शुरू की थी। बता सकते हो उस योजना का नाम क्या है? अगर चीजों को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते होंगे तो उससे संबंधित आप कोई भी न्यूज पढ़ रहे हो, वो न्यूज फटाक से आपके माइंड में क्लिक कर जाएगी। और ये तभी होगा जब आप चीजों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे होंगे और दूसरी बात, टाइम टू टाइम उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। अगर आपके माइंड में वो चीज क्लिक नहीं कर रही है तो या तो आप चीजों को बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो या फिर आप टाइम टू टाइम उन चीजों का रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो योजना का नाम है पंचामृत योजना। अच्छा, आईआईटी हैदराबाद से आपको याद आएगा, हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने आईआईटी हैदराबाद में टेक इनोवेशन सेंटर तिहान का उद्घाटन किया था। मतलब यहां पे ड्रोन से संबंधित विकास कार्य होंगे। चलो बताओ, देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क ये कहां पे बनाया जाएगा? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके अनुसार सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। वैसे तो आपको बता दें देश में टोटल 13 ओपन डे सफारी हैं, लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है। तो अब ये बनेगा लखनऊ में। ये नाइट सफारी कुकरेल वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। चलो आप मुझे बताओ, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा असम। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये किस शहर में खुलेगा? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खुलेगा, ये आपको याद रखना है। और इस 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस से एक पारंपरिक मॉडल के निर्माण पर खर्च की गई राशि को 1/4 तक कम करने की उम्मीद है। मतलब पारंपरिक तौर पे जैसे हम ईंट पत्थर से जो पोस्ट ऑफिस बनाते हैं उसमें मान लो 100 रुपए का खर्च आता है, तो इस 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को बनाने में 75 रुपए का खर्च आया है। इसका निर्माण किसने किया? लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा बेंगलुरु के हलासुरु में इसका निर्माण किया जा रहा है। और इस तरह से याद रखेंगे आप कि लार्सन एंड टुब्रो ये वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। लार्सन एंड टुब्रो स्थापना हुई थी इसकी 1946 में। मुंबई में हेडक्वार्टर और उसके सीईओ SN सुब्रमण्यन है। आप जानते हो हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, बताओ उन्होंने किस आईआईटी में भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा इसका आईआईटी मद्रास में। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये कहां पे बनकर तैयार हुआ था? तो आंसर होगा नीदरलैंड में। और याद रखना, भारत में पहली बार
किस शहर के शोधकर्ताओं ने रिसर्चर्स ने पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन आई कॉर्निया बनाया है? तो आंसर होगा हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने, और इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी अगस्त 2022 में अकेले पूरी दुनिया की उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा मैक रदरफोर्ड। तो अभी 17 वर्षीय ब्रिटिश पायलट है मैक रदरफोर्ड, और अभी एक छोटे से विमान से अकेले पूरी दुनिया की उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति बन गए। कितनी उम्र है? 17 साल, मात्र 17 साल। उन्होंने ये रिकॉर्ड केवल 150 दिनों में बनाया। अच्छा, रदरफोर्ड से आपको एक नाम याद आएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, साइंस का है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? याद आया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। बाकी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी ये भी बता दो, जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। आप जानते हो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह है। और भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी थी? आश्रिता वी ओलेटी बनी थी। और नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव के ऊपर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? जोया अग्रवाल। याद रखना ये सब, पढ़ते आगे। कि अगस्त 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा जर्मनी। तो अभी जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोराडिया आइलैंड का उद्घाटन किया है। जर्मनी में क्षेत्रीय रूट पर टोटल 14 हाइड्रोजन पावर ट्रेनें चलेंगी। तो एलस्टॉम के द्वारा निर्मित ये ट्रेनें निम्न स्तर के शोर के साथ चलते हुए केवल भाप और संघनित पानी का उत्सर्जन करेंगी। ये ट्रेनें 140 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड से यात्रा कर सकती हैं। अच्छा, जर्मनी से आपको याद आएगा कि कुछ समय पहले हमने पढ़ा था जर्मनी में ही पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन भी लॉन्च हुई थी। कैपिटल इसकी बर्लिन है, करेंसी क्या है? यूरो। प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर, और नए चांसलर बन गए ओलाफ स्कॉल्ज। आपको पता है यहाँ के जो पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल, अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि यूनेस्को पीस प्राइज 2022 मिला इनको। आप जानते हो 2022 में G7 की अध्यक्षता जर्मनी कर रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहां से याद रखेंगे, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क ये कहां पे बनाया जाएगा? तो आंसर होगा नागपुर में। तो महाराष्ट्र के नागपुर में महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत और दिव्यांगजनों को एडिप योजना के तहत सहायक जो भी उपकरण होते हैं उनके वो बांटे जाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। अच्छा, नागपुर से आपको 2 पॉइंट और याद आएंगे। एक तो नागपुर में ही लॉन्च हुआ था दृष्टिबाधित जिनको दिखता नहीं है उन लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम है रेडियो अक्ष। और अभी नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर भी बना है जिसकी लंबाई कितनी है? 3.14 किलोमीटर है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, करंट अफेयर्स के होंगे सारे, आप बताना, देखिए कितना पता है। पहला प्रश्न, बताओ अभी किस स्पेस एजेंसी ने कहा था कि वो दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करेगी? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ताकि दुनिया को ये संदेश जाए कि अंतरिक्ष सभी के लिए है। अच्छा बताओ, किस आईआईटी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। और इस पोर्टल का नाम क्या रखा था? स्वराजबिलिटी। याद आया? और आप जानते ही हो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 दिसंबर को। और आपको याद आएगा आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों को नोट की पहचान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। बता सकते हो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा मनी, MANI, मनी। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, लाइक नहीं करा तो, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। चलिए बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला भूकंप स्मारक इसका उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक इसका उद्घाटन किया, और इसका नाम क्या रखा? स्मृति वन। तो स्मृति वन ये एक अनूठा स्मारक है जिसमें जनवरी 2001 में यहां आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले 12,000 से ज्यादा लोगों के नाम यहां पे अंकित है। तो भुज के निकट भुजियो हिल पर स्मृति वन स्मारक को करीब 470 करोड़ एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है, और गुजरात सरकार के अधिकारियों के अनुसार ये देश का पहला ऐसा स्मारक है। ये स्मारक जनवरी 2001 के भूकंप के बाद इस त्रासदी से उबरने वाले लोगों के जज्बों को दर्शाता है।
इस भूकंप का जो केंद्र था वो भुज में था। चलो मुझे आप बताओ, किस राज्य ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको बनाया किसने था, आईआईटी रुड़की ने। अब ये तो था करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न। अब यहाँ एक स्टैटिक प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि भूकंप की जो तीव्रता है वो किस में मापी जाती है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर होगा रिक्टर स्केल। और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक किसे कहते हैं? भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आंसर होगा सिस्मोलॉजी। आप जानते हो भूकंप के दौरान कौन सी वेव्स उत्पन्न होती है? तो सिस्मिक वेव। अच्छा, भूकंप नापने का यंत्र क्या कहते हैं उसको? सिस्मोग्राफ। ये सारे इससे रिलेटेड स्टैटिक प्रश्न है और ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी तरह से मान लो अगर आपसे पूछें, एक वायु दाब मापने का यंत्र भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, बैरोमीटर है, सबको पता होता है ये। और उच्च तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? पायरोमीटर। जबकि समुद्र की गहराई मापने का यंत्र होता है फेदोमीटर। तो ये याद रखेंगे सारे पॉइंट्स आप। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने चांग वोंग 2022 निशानेबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता? तो आंसर होगा राहुल जाखड़ ने। तो पैरालंपियन है ये राहुल जाखड़। ये एक इंडियन पिस्टल शूटर है और इन्होंने अभी वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। इनके अलावा अवनी लखेरा ने सिल्वर जीता। ये वही अवनी लखेरा है जो राजस्थान की शूटर हैं, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता था इन्होंने। उनके अलावा पूजा अग्रवाल ने ब्रोंज जीता है। तो ये जो वर्ल्ड कप है ये चांगवोन साउथ कोरिया में आयोजित किया जा रहा है। अभी ये 18 अगस्त को शुरू हुआ था, 24 अगस्त तक ये चलेगा। इसमें भारत के 14 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इससे पिछले वाला जो विश्व कप हुआ था म्यूनिक जर्मनी में, उसमें भारत ने 10 मेडल जीते थे और भारत मेडल लिस्ट में टॉप पे रहा था। फिर बताओ, अगस्त 2022 में FTX क्रिप्टो कप में लगातार 3 खेल जीतकर 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर किसने इतिहास रच दिया? तो एक बार फिर से रमेश बाबू प्रज्ञानंद ये चर्चा में आ गए। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं R प्रज्ञानंद, जिन्होंने अभी FTX क्रिप्टो कप में लगातार 3 खेल जीतकर 5 बार के वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा करके इतिहास रच दिया। आपको याद होगा इसी साल 2 बार वो पहले भी मैग्नस कार्लसन को हरा चुके हैं। चलो बताओ, सोफिया बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो आंसर होगा अंतिम पंघाल। तो 17 वर्षीय पहलवान है अंतिम पंघाल। वे अभी बुल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। उन्होंने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की एटलिन शगायेवा को हराया। अंतिम पंघाल ये कहाँ से? हरियाणा से हैं। और ये जो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है ये इसका 45वां संस्करण है। अच्छा, आप जानते हो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए थे और इसका डेडिकेटेड वीडियो बना करके मैंने आप लोगों को दिया था। इसकी क्विज भी बना करके आप लोगों को दी थी ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे टाइम टू टाइम। नहीं करोगे तो भूल जाओगे। देखो, आपका पढ़ना न पढ़ना बेकार हो जाएगा, तो प्रैक्टिस टाइम टू टाइम जरूर करते रहना। तो वहां पे अगर बात करें तो रेसलिंग में हमने टोटल 12 मेडल जीते थे, जिसमें से 6 तो गोल्ड ही थे। और वो गोल्ड कौन कौन लेकर के आए थे? बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट और नवीन मलिक। तो वो भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में शुभमन गिल ने किस देश के खिलाफ पहला अंतरराष्ट्रीय शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के 24 साल पुराने वनडे रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो आंसर होगा जिम्बाब्वे। तो अभी शुभम गिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच में 97 गेंदों पर 130 रन बनाए हैं। और जब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया तब इनकी उम्र क्या है? 22 साल 348 डेज। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर के नाम ये रिकॉर्ड था, जब सचिन तेंदुलकर ने 1998 में 127 रनों की पारी खेली थी। लेकिन अब शुभम गिल ने 24 साल बाद इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 130 रनों की दमदार पारी खेली। सचिन तेंदुलकर ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ही बनाए थे, इन्होंने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ही बनाए। और शुभम गिल के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर का ये पहला शतक भी है। अच्छा, जिम्बाब्वे से आपको याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था, इसने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए थे और उन सिक्कों का क्या नाम रखा था?
मौसी ओ तुनिया, मौसी से याद रख लो। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में पहली खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो 20 से लेके 23 अक्टूबर 2022 को पहला खेलो इंडिया जूडो टूर्नामेंट ये नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। वैसे तो आपको बता दूं, भारत के 4 जोन उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण जोन में प्रतियोगिता का आयोजन अभी 27 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी ना, वो अक्टूबर में होगी और वो नई दिल्ली में होगी। कहने का मतलब ये है। और खेलो इंडिया से कुछ प्रश्न आपको याद आएंगे, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है वो कहाँ पे हुआ? पंचकुला, हरियाणा में, जिसका शुभंकर था धाकड़, उसको जीता हरियाणा ने ही। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी 2022 में होंगे मध्य प्रदेश के भोपाल में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण अभी हुआ था बेंगलुरु में, जिसका शुभंकर है वीरा, उसमें टॉप पे रहा था बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी। अभी पहली खेलो इंडिया फेंसिंग लीग का आयोजन भी कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में। और अभी आपको याद है, पहली खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन हुआ नई दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में। अच्छा बताओ, दूसरा खेलो इंडिया मास्टर गेम्स 2022 ये भी नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 में टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऐतिहासिक पदक किसने जीता? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने अगस्त 2022 में टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऐतिहासिक पदक जीता है। और इस तरह से ये पुरुष युगल प्रतियोगिता यानी कि मेंस डबल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। अच्छा, अभी आपको याद होगा, भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे 4 भारतीय बैडमिंटन प्लेयर। क्या क्या नाम है उनके? लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अच्छा, बैडमिंटन से 2 कप आप जरूर याद रखना, एक तो थॉमस कप और एक कुबेर कप। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है और अभी 2022 में इसे पहली बार जीता है भारत ने। किसको हरा करके? इंडोनेशिया को हरा करके। उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको जीता साउथ कोरिया ने चाइना को हरा करके। और तस्नीम मीर का नाम भी याद रखो, 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर ये बन गई हैं। और बताओ, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पे खुली है? तो पढ़ा था हमने, लखनऊ में। और याद रखना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में अपने देश में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा जेम्स एंडरसन। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं ये जेम्स एंडरसन, और अपने देश में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो 40 वर्ष है इनकी उम्र है एंडरसन की। अभी इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में ये उपलब्धि हासिल की है। और उनके बाद सचिन तेंदुलकर का नाम आता है जिन्होंने 94 घरेलू टेस्ट मैच खेले हैं। अच्छा, किरून पोलार्ड का नाम पता है? वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं वैसे तो ये। अभी 600 T20 मैच खेलने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे। और इसी तरह से मिलता जुलता एक प्रश्न था कि 600 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो, ये भी वेस्ट इंडीज के हैं। ये दोनों प्रश्न, ये दोनों नाम मैंने साथ साथ लिखे ऑप्शन में, ताकि मैं दोनों आपको एक साथ बताऊं तो आप कंफ्यूज ना रहो, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं इस तरह के, इन्हें ढंग से नहीं पढ़ते तो फिर क्या एग्जामिनर घुमा देता है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताओ, देश के लिए सभी प्रारूपों, सभी फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले इतिहास में देश के एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बनेंगे? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो विराट कोहली ये देश के लिए अपने 100वें T20 इंटरनेशनल मैच में खेलते हुए इतिहास में अपने देश के लिए सभी प्रारूपों, सभी फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। अभी आप जानते हो ना, शुभमन गिल जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के 24 साल पुराना वनडे रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। 97 बॉल्स में 130 रन बनाए थे इन्होंने। और जसप्रीत बुमराह से याद आएगा, अभी टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने, 35 रन बनाए थे। और बॉलर कौन था? इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड। इस तरह से वो इतिहास के सबसे महंगे बॉलर बन गए थे। अच्छा, इंग्लैंड से एक प्रश्न आपको बताना है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम अभी किसके नाम पे रखा गया था, ये आप बताओ। और रोहित शर्मा से याद रख लो, क्रिकेट इतिहास में लगातार
13 T20 इंटरनेशनल जीतने वाले ये पहले कप्तान बने थे। ऋषभ पंत आप जानते ही हो, अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, डिश टीवी के भी हैं ये, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में लोसाने डायमंड लीग 2022 को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो भारतीय जेवलिन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा और लोसाने डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल करने वाले ये पहले भारतीय बन गए। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कितना दूर भाला फेंक करके ये विजय प्राप्त की? तो आंसर होगा 89.8 मीटर। अच्छा, नीरज चोपड़ा की बात करें, सबसे पहले ये नाम आपको कब याद हुआ था? जब टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये गोल्ड जीत करके आए थे। कितनी दूर वहां पे इन्होंने भाला फेंका था गोल्ड जीतने के लिए? 87.58 मीटर। और इस तरह से ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय एथलीट बने थे। और इन्होंने वो भाला फेंका था कितनी तारीख को? 7 अगस्त 2021 को। मतलब उसी दिन ये गोल्ड लेकर के आए थे। तो इन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना। अभी 2022 का पद्मश्री इनको मिला था। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, और इस बुक को किसने लिखा है? नवदीप गिल ने। ये अभी टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और गुड डॉट के भी बने थे। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना इनसे। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 में बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। और मैक्स वर्स्टपन ये किस कार कंपनी के ड्राइवर है? रेड बुल के, जिन्होंने अभी बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। तो ये नाम आप याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताओ, अभी अगस्त 2022 में किसने BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल जीता? तो आंसर होगा विक्टर एक्सेलसेन ने। तो कहाँ के हैं ये डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं विक्टर एक्सेलसेन, जिन्होंने थाईलैंड के बैडमिंटन प्लेयर कुनलावुत विटेडसन को हरा करके BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। आप जानते हो अभी 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता था विक्टर एक्सेलसेन ने, और वुमेन सिंगल टाइटल जीता था चेन यू फेई ने, ये चाइना की है। और 2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भी पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेलसेन ने जीता, और वुमेन सिंगल ये जीता था इंतानोन, जो कि थाईलैंड की है। और बैडमिंटन की बात है तो 2 कप आपको याद रखने हैं, थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको पहली बार भारत ने जीता इंडोनेशिया को हरा करके। उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको जीता है साउथ कोरिया ने चाइना को हरा करके। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा NTPC को। तो अभी देश की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है NTPC, जिसको एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। NTPC स्थापना होती है 1975 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और उसके CMD कौन है? गुरदीप सिंह है। आपको याद होगा NTPC ने अभी तेलंगाना के रामागुंडम में भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की थी। कैपेसिटी है 100 मेगावाट की। और अभी HPCL के भी तो नए अध्यक्ष बने थे। पुष्पा रानी बताओ जल्दी से आंसर क्या है? हम बढ़ते हैं आगे। अगस्त 2022 में भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में अंकित करने के लिए किस नृत्य शैली को नामांकित किया है? तो आंसर होगा गरबा। तो भारत का एक नृत्य है गरबा, इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामांकित किया गया। और गरबा है कहाँ का? गुजरात का है। अच्छा, आपको याद होगा पिछले साल 2021 में पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। और कौन से नंबर की बनी थी वो? 14वें नंबर की। इस पूरी लिस्ट में आपको 2 नृत्य पहले से मिलेंगे। एक है कालबेलिया नृत्य जो कि राजस्थान का है, और एक है छऊ नृत्य जिसको मखोटा डांस भी कहते हैं। चलो आप मुझे बताओ ये किस राज्य का है? बाकी देखो यूनेस्को की बात है। देखो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में, और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। अच्छा बताओ, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री की श्रेणी के तहत 2022 पुलित्जर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा फहमीदा अजीम को। तो अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका है इनसाइडर, उसके लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार हैं फहमीदा अजीम,
जिनको 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया गया है। वे इनसाइडर के उन 4 पत्रकारों में से एक हैं जिन्हें चीन के द्वारा उइगरों पर किए जा रहे उत्पीड़न पर उनके काम के लिए चुना गया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी बांग्लादेशी रिजवाना हसन को यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था और यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रबाब फातिमा को अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बनाया गया। और बांग्लादेश की एजुकेशनल चैरिटी विद्यानंदो के जो फाउंडर हैं किशोर कुमार दास, उनको यूनाइटेड किंगडम्स कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो मतलब ये चारों नाम जो मैंने आपको बताया, इनका संबंध किसी न किसी तरह से बांग्लादेश से है, तो ये नाम आप याद रखना बढ़ते आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन ये किया जाएगा? तो आंसर होगा राजस्थान। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल ये 22 अगस्त को शुरू होंगे और 5 अक्टूबर तक चलेंगे। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे ये। और याद रखना, इसमें लगभग 30 लाख खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों ने भी हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण कराया है। टोटल 6 खेल इसमें शामिल किए गए हैं और इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर भी है, वो है शेरू। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 को। और लुज़ेन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। पहले ओलंपिक खेल कब हुए थे? तो ये 1896 में हुए थे। कहाँ पे? ग्रीस, एथेंस में। और अभी 32वां समर ओलंपिक हुआ था टोक्यो, जापान में। अगला ओलंपिक कब होगा? 2024 में होगा। 33वां नंबर का है, पेरिस, फ्रांस में। और अभी जो विंटर ओलंपिक हुए थे 2022 में, वो बीजिंग ओलंपिक थे। कि अगस्त 2022 में किसे 2022 के लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। तो 2022 का ये लिबर्टी मेडल ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनको दिया जाएगा। ज़ेलेंस्की को रूसी आक्रमण के प्रति उत्तर उनके नेतृत्व के लिए ये सम्मान मिलेगा। लिबर्टी मेडल की बात करें तो 1988 में स्थापित हुआ था। ये स्वतंत्रता की खोज में नेतृत्व को मान्यता देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रीय संविधान केंद्र के द्वारा प्रशासित एक वार्षिक पुरस्कार है ये। तो आपको क्या याद रखना है? 2022 का ये जो लिबर्टी अवार्ड है किसे मिला? यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। अच्छा बताओ, हाल ही में किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एंजेला मर्केल को। तो पूर्व जर्मन चांसलर हैं एंजेला मर्केल। इनको शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सम्मान का नाम आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। आधिकारिक तौर पर इसे फेलिक्स होफोएट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार कहा जाता है। ये 1989 से हर साल उन व्यक्तियों, उन संगठनों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। अच्छा, आप बताओ, वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन हैं? बाकी अगर बात करें, अभी हमने पढ़ा था, देखो बांग्लादेश की हैं फहमीदा अजीम। अभी पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए इनको चुना गया। और यूएस कनाडाई लेखिका हैं रूथ ओजेकी। उन्होंने अभी उनके उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन अवार्ड जीता। वंगारी मथाई की बात करेंगे तो कैमरून एक्टिविस्ट हैं वंगारी मथाई, जिन्होंने फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 को जीता है। तो याद रखना, 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एंजेला मर्केल को। अच्छा, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 का ये किसको मिला था? याद है क्या आपको? 2 जनों को मिला था, दामित्र मुरातोव और मारिया रेसा को। और मैंने अभी आपसे पूछा था वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है? तो आंसर होगा ओलाफ स्कॉल्ज। और याद है ना, 2022 में G7 की अध्यक्षता जर्मनी के पास ही है। देखिए, हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये क्या है? अगस्त 2022 में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर असगर वजाहत को। तो हिंदी के जाने माने लेखक हैं डॉक्टर असगर वजाहत। इनको अभी 25 अगस्त 2022 को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके नाटक महाबली, जो कि मुगल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर केंद्रित है, उसके लिए ये सम्मान मिला है। व्यास सम्मान आप जानते हो, ये भारत में एक हिंदी साहित्यिक पुरस्कार है जिसे पहली बार 1991 में दिया गया था। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको हर साल दिया जाता है। इसमें
पुरस्कार के रूप में 4 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट होता है। तो याद रखना 2021 के लिए दिया जा रहा है ये 31वां व्यास सम्मान। किसे? डॉक्टर असगर वजाहत को। तो इसे आप कैसे याद रखोगे? असगर से याद रख लो अजगर। तो अजगर दूसरों को क्यों काटता है? अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो प्यास से व्यास याद आ जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो बस। वैसे आपको बता दूं, इस प्रश्न को हम दिसंबर 2021 में पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, और अभी मिल गया इसलिए एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। ये तो 2021 का है। साथ में आप ये भी याद रखो कि पिछला वाला 2020 वाला यानी कि 30वां व्यास सम्मान किसे मिला था? प्रोफेसर शरद पगारे को, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि 31वां सरस्वती सम्मान 2021 ये किसे मिला था? रामदरस मिश्रा को उनके कविता संग्रह मैं तो यहां हूं के लिए। और अगर आपसे पूछे 31वां जेडी बिरला पुरस्कार किसे मिला था? नारायण प्रधान को मिला था। एक गीतांजलि श्री का नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इनकी बुक है टॉम्ब ऑफ सैंड, उसके लिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था और इसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने, तो उनका नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं। चलो बताओ, अगस्त 2022 में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? दिविता रॉय ने। तो कर्नाटक की दिविता रॉय ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। आप जानते हो कर्नाटक की ही थी सिनी शेट्टी, जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता था। और खुशी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता। हरनाथ सिंधु आप सभी जानते हो 70वें मिस यूनिवर्स 2021 बनी थी ये। तो मिस वर्ल्ड 2021 अगर आपसे पूछे तो कैरोलिना ब्लावंस्का आंसर कर देना, ये पोलैंड की है। और अगर आपसे पूछे कि मिस इंडिया यूएस का खिताब किसने जीता, तो भारतीय मूल की आर्या वॉलवेकर ने जीता है। तो ये कुछ नाम है जो आपकी चर्चा में थे, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अगस्त 2022 में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा देबाशीष मोहंती को। तो वरिष्ठ वैज्ञानिक देबाशीष मोहंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें 2009 में बायो साइंसेज में उनके योगदान के लिए करियर डेवलपमेंट हेतु राष्ट्रीय बायो साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि सर्वोच्च भारतीय विज्ञान पुरस्कारों में से एक है। अच्छा, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को आप जानते होंगे, CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। और अभी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO कौन बने थे? इंद्रजीत कमोत्रा। और चलो आप बताओ, अभी रंजीत रथ ये क्या बने थे? हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सौरव गांगुली को। तो स्पोर्ट एक्सपीरियंस और ट्रेवल प्लेटफॉर्म है ड्रीम सेट गो। इसने अभी BCCI के जो अध्यक्ष है सौरव गांगुली, उनको अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी आपको याद होगा इनको ब्रिटिश संसद ने भी सम्मानित किया था। BCCI के अध्यक्ष ये हैं ही सही। अभी ऋषभ पंत ये किसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे? उत्तराखंड के। उससे पहले डिश टीवी के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने। रवि शास्त्री अभी फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और रॉबिन उथप्पा, इनको अभी कर्नाटक ने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बाकी अभी महेंद्र सिंह धोनी की बात करोगे तो गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे वो। और दीपिका पादुकोण लग्जरी ब्रांड है लुइस वुइटन, उसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। विद्या बालन अभी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और अवनी लखेरा जो कि राजस्थान से शूटर हैं, अभी वो राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल में किसे DRDO का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा समीर वी कामत को। पूरा नाम बोलोगे तो समीर वेंकटपति कामत। तो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं समीर वी कामत, जिनको अभी रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का तो सचिव और DRDO का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये किनका स्थान लेंगे? जी सतीश रेड्डी का। क्योंकि अब जो जी सतीश रेड्डी है ना, अब वो रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार बनेंगे और उनकी जगह आ गए हैं कौन? समीर वी कामत। तो ये आप पॉइंट याद रखना। बाकी आप जानते हो अभी इसरो के नए प्रमुख कौन बने थे? S सोमनाथ बने थे। CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और CBDT के नए चेयरमैन कौन बने? नितिन गुप्ता बने। देखो DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो गया इसका। और इसका मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, बलस्य मूलम विज्ञानम। अभी हमने पढ़ा था एक आध दिन पहले
डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण में पिनाका के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया था। पिनाका क्या है, एक रॉकेट लॉन्चर है और ये इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये 44 सेकंड में कितने रॉकेट को दाग सकता है, तो 72। तो ये याद रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा केवी सुब्रमण्यम को। तो भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं केवी सुब्रमण्यम, जिनको अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वे किनका स्थान लेंगे, सुरजीत भल्ला का स्थान लेंगे, जिन्हें 2019 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बाकी आप जानते हो अभी हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने, सुरेश एन पटेल। भारत के इंदरमीत गिल को अभी वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था और अभी केवीआईसी के नए चेयरमैन बने थे मनोज कुमार। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है तो इसकी स्थापना कब होती है, 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में और टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 190। 190वां मेंबर बना था इसका एंडोरा और इसकी अभी पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी गीता गोपीनाथ, जो अभी तक आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी। और वैसे अब इनके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, पियरे ओलिवियर। और गीता गोपीनाथ से एक प्रश्न आपने पढ़ा होगा कि अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली ये पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है। अच्छा, आईएमएफ से आप याद रखना, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एग्जाम में पूछी जाती है ये। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, अभी अगस्त 2022 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा महेंद्र एन शाह को। तो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने महेंद्र शाह को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये किनका स्थान लेंगे, सुनील कक्कड़ का स्थान लेंगे। आप जानते हो अभी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने थे, तो आंसर होगा इंद्रजीत कैमोत्रा। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे पारितोष त्रिपाठी और इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए प्रमुख बने थे तपन कुमार डेका। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, स्थापना होती है सन 2015 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका और इसके सीईओ वी वैद्यनाथन है। याद रखना ये नाम, पढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी सीईओ कौन बने, तो आंसर होगा संतोष अय्यर। तो लग्जरी कार निर्माता है मर्सिडीज बेंज। अभी इसने भारत में अपने कार्यालय के लिए एमडी सीईओ के रूप में संतोष अय्यर को नियुक्त किया। वे किनका स्थान लेंगे, मार्टिन श्वेंक का स्थान लेंगे। कौन, संतोष अय्यर। और अब चलाओ अपने दिमाग के टायर और बताओ परमेश्वरन अय्यर ये क्या बने थे, नीति आयोग के नए सीईओ बने थे। कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताओ कि नीति आयोग के भी नए उपाध्यक्ष ये कब बने। बाकी आप जानते हो भी डीआरडीओ के नए चेयरमैन बन गए समीर वी कामत। केवीआईसी के चेयरमैन बने कौन, मनोज कुमार। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए विश्व जल सप्ताह हर साल किस महीने के अंतिम सप्ताह को मनाया जाता है, तो आंसर होगा अगस्त। तो विश्व जल सप्ताह ये एक वार्षिक सम्मेलन है जो हर साल अगस्त के आखिरी सप्ताह को आयोजित किया जाता है। 2022 में यह आयोजन 23 अगस्त से 1 सितंबर तक हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, दुनिया का ध्यान जल संकट और जल के सतत उपयोग की ओर आकर्षित करना। ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित किया जाता है। पहली बार 1991 में आयोजित किया गया था ये। अच्छा, 2022 में इसकी थीम क्या है, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। आप जानते हो वर्ल्ड वाटर डे हम कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं, जिस दिन बिहार दिवस भी होता है। और अभी देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना था, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। और अगर पूछे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा गोवा। और प्रमाणित यूनियन टेरिटरी पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा दादरा व नागर हवेली व दमन व दीव। और पूछे जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना था, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। वैसे जल जीवन मिशन ये कब लॉन्च हुआ था, 2019 में। उद्देश्य क्या है, 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। और हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके, इनको ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 26 अगस्त को
तो हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वुमेन्स इक्वलिटी डे। ये दिन महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी मांगों को जागरूक करने के लिए किए गए संघर्ष को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन यूएस में पहली बार महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को वोटिंग के राइट्स दिए थे, ये बताओ। और वैसे इस बार की थीम क्या है इसकी? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। आप जानते हो भारत में मुस्लिम वुमेन्स राइट डे मनाया जाता है। कब? 1 अगस्त को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाते हैं। नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? ये 13 फरवरी को मनाते हैं, सरोजिनी नायडू जी के जयंती को। और सरोजिनी नायडू जी आप जानते हो, ये भारत की पहली महिला गवर्नर बनी थी। और कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। जबकि अगर आपसे पूछे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो सुचिता कृपलानी बनी थी, ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अगस्त को। तो हर साल 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, बुजुर्गों से रिलेटेड 2 डे आपको और याद दिलाऊंगा। एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जो हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। एक होता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, वो हमने 15 जून को मनाया। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अभी किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया था जिसका नाम है बॉब वर्ल्ड गोल्ड, तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने अभी वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए एक पोर्टल शुरू किया था। बता सकते हो आप में से कौन सा पोर्टल शुरू किया था? तो आंसर होगा सेज। और सेज का मतलब क्या हो गया? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। चलो बताओ, हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अगस्त को। तो हर साल 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियारों के परीक्षण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता लाना। इस दिन को मनाने का संकल्प कजाकिस्तान गणराज्य के द्वारा लाया गया था और 2010 में पहली बार इसे मनाया गया था। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि देश में 2024 तक कितने परमाणु रिएक्टर होंगे? तो आंसर होगा 9। अच्छा, ये तो बताओ कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ये किया गया था 1974 में, और उसका नाम क्या रखा था? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा वाला किया गया था 1998 में, और उसका नाम क्या रखा था? ऑपरेशन शक्ति। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो आंसर होगा 29 अगस्त को। आप जानते हो भारत में हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हॉकी के जादूगर नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है। उनका जन्म 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। वे अपने समय के महान हॉकी प्लेयर थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्हें हॉकी खिलाड़ी के स्टार या हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उनकी टीम ने 1928, 1932 और 1936 के दौरान ओलंपिक में गोल्ड जीता था। ये तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हो गया। एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है 6 अप्रैल को। आप जानते हो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और ये पुरस्कार पहली बार मिला था 1991-92 में। किसे? हमारे जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद को। और इसमें पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई थी। इसी तरह से आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने अभी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी आधारशिला रखी थी। कहाँ पे? मेरठ में। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 अगस्त को। तो हर साल देश भर में 30 अगस्त को छोटे उद्योगों को उनकी समग्र विकास क्षमता और वर्ष में उनके विकास के लिए प्राप्त अवसरों के समर्थन और बढ़ावा देने के लिए ये राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वैसे एमएसएमई डे कब मनाते हैं? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो आंसर होगा 27 जून को। अच्छा, आप मुझे बताओ, देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए,
अभी अगस्त 2022 में ही शहीद भगत सिंह के नाम पे किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो याद रखना, अब चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, आपको याद होगा अभी अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? डोनी पोलो एयरपोर्ट रखा गया। अभी कुछ समय पहले हरियाणा का जो हिसार एयरपोर्ट है उसका नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखा गया था। आपको याद होगा अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किया गया। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके नाम में क्या चेंज लाया गया? बीच में महाराज लगाया था, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगरतला एयरपोर्ट को महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहते हैं और लखनऊ एयरपोर्ट को चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। चलो आप मुझे बताओ, गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट ये कहां पर है? ये आपको मिलेगा असम में। वीर सावरकर एयरपोर्ट का मिलेगा अंडमान निकोबार में मिलेगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट आपको मिलेगा नागपुर में। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट आपको मिलेगा वाराणसी में। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा रांची में। लेकिन आप जानते हो ना, जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा में, उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। लेकिन उनके नाम पे एयरपोर्ट आपको मिलेगा रांची में। और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछेंगे तो वो आपको मिलेगा पटना में। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। चलो बताओ, हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। तो केंद्र सरकार ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को सरकार के द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों और संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करना। इस पोर्टल से पहली बार सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों की जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। अच्छा, आप मुझे बताओ, संगम पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? सीबीएसई ने। लेकिन संभव पोर्टल पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश ने। और गति शक्ति संचार पोर्टल को किसने जारी किया था, लॉन्च किया था? दूरसंचार विभाग ने। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था निदान पोर्टल के बारे में, जिसके जरिए कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े किसी भी अपराधी का इतिहास, अपराधी की निजी जानकारी, उसके उंगलियों के निशान, अदालती मुकदमों का विवरण, ये सब हासिल कर सकती है इस निदान पोर्टल के जरिए। जन भागीदारी पोर्टल पूछेंगे तो इसको जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया था किसने? हरियाणा सरकार ने। और सुपेस पोर्टल का संबंध है सुप्रीम कोर्ट से। ये सब आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिल गया है। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और यह अधिनियम आया था 1999 में, लागू हुआ था सन 2003 में। और पहला जीआई टैग मिला था सन 2004 में दार्जिलिंग टी को, जो कि है पश्चिम बंगाल की। तो जब भी किसी प्रोडक्ट को ये टैग मिलता है तो कोई भी व्यक्ति या कंपनी इसी तरह की सामग्री को उसी नाम से बेच नहीं सकती है। और जीआई टैग कितने सालों के लिए मिलता है? 10 सालों के लिए। और पेटेंट का याद रखना 20 सालों के लिए होता है। बिहार में वैसे इससे पहले मधुबनी पेंटिंग को भी, सिलाऊ खाजा मिठाई को भी और शाही लीची को भी जीआई टैग मिल चुका है। अभी 2022 में बात करोगे तो अभी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला था। तमिलनाडु के नरसिंहपेट्टई नाग स्वम को जीआई टैग मिला था। और अभी कश्मीरी कालीन को, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी कालीन को क्यूआर कोड आधारित जीआई टैग दिया गया था। और उससे पहले हिमाचल प्रदेश की चंबा चप्पल और लाहौल के बने हुए मौजे और दस्तानों को भी जीआई टैग मिला था। गोवा के खाजे को, हरमल मिर्च को, मिंदौली केले को, इन सबको जीआई टैग मिल चुका है। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 में किस बीमा कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल ऑल थिंग्स इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एचडीएफसी एर्गो। तो एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल ऑल थिंग्स ईवी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? वर्तमान और भविष्य के इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिकों की जरूरतों को पूरा करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना और इसमें तेजी लाना। तो इस प्लेटफॉर्म में चार्जिंग स्टेशन पर स्लॉट बुकिंग, सड़क के किनारे सहायता, आरटीओ सेवाओं और ईवी समुदाय के निर्माण जैसी सुविधाओं के साथ एक रोड मैप तैयार किया गया है।
HDFC एर्गो स्थापना होती है सन 2002 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके CEO है रितेश कुमार। कुछ समय पहले आपको याद हो तो HDFC एर्गो ने वॉल्ट डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम भी लॉन्च किया था। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से एक प्रश्न अभी हमने पढ़ा था कि भारत का पहला बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? याद रखना, मुंबई में। चलो आप मुझे बता दो कि वो कौन सा भारतीय हवाई अड्डा है जिसने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदलने का फैसला किया था। बाकी अगर आपसे पूछा जाए ना कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला था? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला? गुरुग्राम में। दोनों में फर्क है। और याद रखना, जो गुजरात का केवड़िया है ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनी थी। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अगस्त 2022 में किसने अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19 नाम की बुक को अभी रिलीज किया? तो आंसर होगा हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। पूर्व ही हो गए ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी, क्योंकि अभी नए कौन बन गए हैं? जगदीप धनखड़ बन गए हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कौन से नंबर के बने हैं। और जो अभी हमारी पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन से नंबर की बनी है ये भी बताओ। और ये भी बताओ कि अभी हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने हैं यूयू हन्नी सिंह, यूयू ललित, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? और यहां पे देखो, यूयू ललित का फुल फॉर्म भी याद रख लो आप, क्या पता एग्जाम में पूछ ले। उदय उमेश ललित, ये कौन से नंबर के बने? ये 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछे नंबर पे बेस्ड, बताओ। और ये जो बुक है ये पूर्व जो हमारे केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे अरुण जेटली जी, उनके चुनिंदा लेखों का कलेक्शन है। चलो फिर बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गोथान को आजीविका का केंद्र बनाना। तो इस कार्यक्रम के तहत पहले साल में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क कांकेर जिले में बना है जिसका नाम गांधी ग्राम रखा गया है। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में महतारी न्याय रथ योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री मितान योजना यहां पे शुरू हुई, कौशल्या मातृत्व योजना शुरू हुई, पढ़ाई तुहार पारा योजना छत्तीसगढ़ की है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने ही पहली ई लोक अदालत का आयोजन भी किया था। अभी भारत का 53वां नंबर का जो टाइगर रिजर्व है, या नवीनतम टाइगर रिजर्व आप कह दो, ये बना था गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि है छत्तीसगढ़ का। फिर बताओ, हाल ही में रतन टाटा जी ने वरिष्ठ नागरिकों को सेवा के रूप में सहयोग प्रदान करने वाले किस स्टार्टअप में निवेश करने की घोषणा की? तो आंसर होगा गुड फेलोज। तो अभी रतन टाटा जी ने वरिष्ठ नागरिकों को सेवा के रूप में सहयोग प्रदान करने वाले स्टार्टअप गुड फेलोज में निवेश करने की घोषणा की है। उद्देश्य क्या है? युवाओं और शिक्षित स्नातकों को सार्थक सहयोग के लिए जोड़कर बुजुर्गों की मदद करना। इस स्टार्टअप की स्थापना शांतनु नायडू ने की है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि अभी किस बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए समर्पित पहली ब्रांच बेंगलुरु में खोली थी? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। आपको याद होगा गूगल ने छोटे शहरों में 10,000 स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरू की थी। और जुलाई में स्टार्टअप रैंकिंग 2021 आई थी, उसमें टॉप पे रहा था गुजरात और कर्नाटक। और इसी तरह से अभी 2-4 महीने पहले की बात है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग आई थी, उसमें केरल टॉप पे था और पूरे विश्व में केरल 20वें स्थान पे था। चलो बताओ, नेशनल स्टार्टअप डे ये हम कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 16 जनवरी को। नया डे है, याद रखना। और भारत का 100वां स्टार्टअप कौन सा बना था? नियो बैंक ओपन बना था, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, नासा का आर्टेमिस 3 मिशन ये कहां पर उतरेगा? तो आंसर होगा चंद्रमा पे। तो नासा का ये जो आर्टेमिस मिशन है, इसे पहले 2022 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन पोस्टपोन कर दिया, फिर कहा 2023 में, और अब कहा जा रहा है कि 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और कहां पर जाएगा ये? चंद्रमा पर। और चंद्रमा पे भी कहां पे? तो टोटल 13 जगह डिसाइड की गई है जहां किसी भी जगह ये लैंड कर सकता है, लेकिन किस पोल पे? साउथ पोल पे कि नॉर्थ पोल पे? तो साउथ पोल पे। और इस मिशन में एक महिला भी जाएंगी
और याद रखना, इनको वायरलेस कनेक्टिविटी देने के लिए किसे चुना गया? नोकिया को चुना गया। नोकिया ये फिनलैंड की कंपनी है। चलो आप मुझे बताओ, भारत ने अपना चंद्रयान फर्स्ट इसको कब लॉन्च किया था? 2008 में। किसके द्वारा? PSLV C11 के द्वारा। और फिर चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया था GSLV Mark 3 के द्वारा। और इसमें एक लैंडर और एक रोवर भी था। इसका प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि इसके नाम बताओ। तो लैंडर का नाम था विक्रम, जो चंद्रमा पे उतरने से पहले ही क्रैश हो गया था, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। अच्छा, क्या आपको याद है इसरो जो है ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च करेगा। क्या नाम है उसका? आदित्य L1। और इसरो दिसंबर 2024 तक शुक्र ग्रह यानी कि वीनस के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? शुक्रयान फर्स्ट। तो ये भी याद रखना आप। तो देखो, बात तो नासा की है तो इसको भी जान लो। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है कब? 1958 में। DRDO की भी 1958 में ही होती है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन है, 14 नंबर के। चलो बताओ, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा पंजाब में। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने पंजाब के मोहाली के मुल्लामपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। उनके साथ पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो भी थे। इसके बाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये अस्पताल देश की बेहतर हो रही स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रतिबिंब है और इस सेंटर से पंजाब और हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी फायदा मिलेगा। अच्छा, अब जैसे ही हम लोगों ने क्या बोला? पंजाब के मोहाली में, तो मोहाली से आपको फटाफट से लिंक करना है कि कहीं आपने मोहाली पढ़ा था क्या? और पढ़ा होगा तो आपका दिमाग अपने आप कह देगा हाँ पढ़ा था भैया। कहाँ पढ़ा था? जब हमने पढ़ा था मोहाली का हॉकी स्टेडियम का नाम बदला गया। किसके नाम पे रखा गया? बलबीर सिंह सीनियर के नाम। ये प्रश्न आपको अपने आप से करने हैं। जैसे मोहाली आपने सुना, आपका माइंड अपने आप प्रश्न करने लगेगा आपसे, अच्छा मोहाली हमने वहां पढ़ा था, मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदला गया था। अच्छा, फिर दिमाग से प्रश्न करो कैसे करना है। अच्छा, फिर नाम बदल तो गया था, नाम बदल के क्या रखा गया? तो फिर आपका दिमाग उत्तर देगा कि बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया था बच्चे। और अगर आपका दिमाग उत्तर नहीं दे रहा तो आपकी कमी है, आप उसको रिवीजन नहीं करा रहे हो। जैसे होता है ना, पेड़ पौधों को ग्रो कराने के लिए, उसे ताजा रखने के लिए बार बार पानी देना पड़ता है। तो उसी तरह से दिमाग आपका चीजें याद रखे, ये तो आप चाहते हो, लेकिन आप उसे टाइम टू टाइम चीजों का रिवीजन नहीं कराते हो और फिर उम्मीद करते हो सारी चीजें आपको याद रहे। या फिर आप पूछते हो कि आपको सारी चीजें कैसे याद रहती है, किसी से भी पूछते हो, जिसमें से कुछ आपको सही बात बताते हैं, बहुत से आपको बरगलाते हैं कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको ज़्यादा याद रहता है, तुम कम हो। ऐसा कुछ भी नहीं है बालक, टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज करते रहो। चलो प्रश्न में आते हैं अभी हम। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। अब ये प्रश्न मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसकी कुछ खास बात है। ये एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसका उन्होंने अभी उद्घाटन किया। नाम है अमृता हॉस्पिटल। कहाँ पे? फरीदाबाद में। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो आंसर करना असम में। अब ये एक कैंसर अस्पताल है, तो कैंसर से एक डे पूछना बनता है ना। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? बता दो। तो आंसर होगा 4 फरवरी को। और वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये 1 अगस्त को मनाते हैं। आपको याद होगा, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर के बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की भी घोषणा की थी। और एक और प्रश्न का उत्तर दो कि देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? केरल में। ऑन्कोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ कैंसर, उसे ही ऑन्कोलॉजी कहते हैं। याद रखना, ये सब बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किसे इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा कन्नौज को। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। और इस पहल के तहत राज्य सरकार दिसंबर 2022 में कन्नौज में एक अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेले का आयोजन भी करेगा। याद रखना, कन्नौज का जो इत्र है, इत्र जिसे आप परफ्यूम बोल दीजिए, तो कन्नौज का इत्र ये राज्य सरकार की एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पहल के तहत आता है। अच्छा, पर्यटन से एक डे आपको याद आना चाहिए। विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाते हैं। और नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं हम कब? 25 जनवरी को। चलो फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थित अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है।
ये दिल्ली के संस्थापक व महान सम्राट अनंग पाल तोमर की निशानी है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अभी किस राज्य की मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था? ये प्रश्न तो आप ही को बताना पड़ेगा। बाकी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 1861 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है वी विद्यावती। यहां से एक प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर बताओ, अगस्त 2022 में किस जिले को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो आंसर होगा हरिद्वार। तो नीति आयोग ने हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। इसने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में पहला स्थान हासिल किया और जिससे शहर को केंद्र सरकार के द्वारा 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में 112 सबसे कम विकसित जिलों को प्रभावी ढंग से परिवर्तित करना। नीति आयोग की बात हुई है, देखो आप जानते हो ये योजना आयोग के जगह पर लाया गया था सन 2015 में। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में। उपाध्यक्ष और सीईओ नए बन गए। उपाध्यक्ष अभी बने हैं कौन? डॉक्टर सुमन के बेरी। अगर आपसे पूछे इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। सीईओ की बात करें, नए बन गए परमेश्वरन अय्यर। किनकी जगह आए? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत से भी याद रखना, G20 के लिए भारत का शेरपा बना दिया गया उनको। और इसके पहले सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर थे। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, वृक्ष सुरक्षा एम्बुलेंस किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा इंदौर। तो अभी इंदौर शहर में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। इंदौर नगर निगम ने ग्रीन इंदौर की शुरुआत ट्री एम्बुलेंस से की है। इसका मकसद होगा बीमार और कमजोर पेड़ों के संरक्षण देना। इस ट्री एम्बुलेंस में स्प्रिंकलर, पानी, खाद और दवाइयों के साथ वो तमाम साधन मौजूद होंगे जो पेड़ों की देखभाल करेंगे। कोई भी पेड़ पौधे जो सूख रहे हैं, पनप नहीं रहे हैं, उनकी ग्रोथ में किसी तरह की समस्या है, कीड़े लग गए हैं या खोखले हो रहे हैं, तो ये ट्री एम्बुलेंस उन वृक्षों को चिन्हित कर उनका इलाज करेगी। चलो आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दो। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस ये कहां पे शुरू हुई थी? तमिलनाडु के चेन्नई में। और आपको याद होगा केरल में प्रतीक्षा नाम से पहली समुद्री एम्बुलेंस शुरू हुई थी। एक और प्रश्न का उत्तर दो। डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को एक मोटर बाइक एम्बुलेंस सौंपी थी, याद होगा आपको, हमने पढ़ा था इसे। उस एम्बुलेंस का नाम क्या था? तो याद रखना उसका नाम था रक्षिता। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा ये कहां पे लगाया गया? तो आंसर होगा असम में। तो इस प्रश्न से इतनी चीजें आप याद रखेंगे